अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और एक एक्सप्रेशन होता है ना, हाँ बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि कल आपको पता है कि वाइल वी वर इन द शो और हमने बताया था आपको कि बटग्राम में एक जो क्या उसको कहते हैं, एक लाइन ब्रिज, डोली लिफ्ट, वो बिल्कुल ही एक तार उसकी टूट गई थी, बच्चे स्ट्रैंडेड थे, 8 अफराद थे उसमें। और फिर वाइल वी वर इन द शो वी स्पोक टू यू अबाउट इट। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे कि किस तरह रेस्क्यू होंगे, क्या होगा। एंड लिटरली वी वर ग्लूड टू आवर टीवी स्क्रीन्स और अल्हम्दुलिल्लाह 15 घंटे लगे, लेकिन उसके बाद एक एक बच्चा और उनकी जो टीचर्स थे दे वर ऑल रेस्क्यूड। अच्छा, इट इज़ अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। सर्टनली हमारी पाक फौज और एसएसजी के जवानों की महारत तो इसमें शामिल है ही, मकामी अफराद को भी जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है, लेकिन ये कोई क्रेडिट गेम नहीं है। मेरा ख्याल है कि जहाँ हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, इसने किया, उसने नहीं किया, उसने किया, इसने किया, ये जब ऑपरेशंस होते हैं तो ये मकामी अफराद की मदद और एक्सपर्ट्स के बगैर मुमकिन नहीं हो पाते। सो यस, इट वॉज अ वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और नतीजा उसका ये है कि माशाअल्लाह वो तमाम बच्चे महफूज हैं, वो तमाम घराने इस सानहे से बच गए हैं। इन बच्चों के सामने इनकी जिंदगियां भी पड़ी हैं। अल्लाह करे कि दे मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। आई वाज थिंकिंग अबाउट देम, और ऑब्वियसली हम सारे, और पाकिस्तान में लिटरली या तो मैच चल रहा था जो कि बड़ी जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए और वो भी निपट गया, लेकिन ये जो था आई वाज थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस पेरेंट्स। मैं उनके वालिदैन का सोच रही थी कि जब आप देख रहे हो एक चीज़ सामने आपकी लटकी हुई है और आपको नहीं पता कि ये किस तरह उतरेंगे, क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना सस्पेंस हो चुका था, इतने घंटे गुजर चुके थे, रातें पड़ गई थी और फिर जाके ये काम हुआ। तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि इनकी माँ तो मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स इसमें इस्तेमाल किए गए। एक शख्स तो वो एक बुजुर्ग का मैं शॉट भी देख रहा था, वो इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे थे कि वो शख्स जो बहादुर बच्चा था उसने तो अपने साथ रस्सी बांध दी हेलीकॉप्टर की, एंड ही वाज रेस्क्यूड वे बिफोर देन द रेस्ट ऑफ देम। लेकिन अदरवाइज अगर कोई ये समझ रहा है कि भाई ये ऐसे ही हो जाता है, मुमकिन नहीं था। पूरे स्लिंग एक्सपर्ट्स जो जिप लाइनर्स होते हैं, मालम जब्बा वगैरह में भी आपने देखे होंगे, वो पूरे स्ट्रैप्स होते हैं, उनकी जैकेट्स होती हैं, उसके साथ इनको दोबारा बांधकर बाहर निकाला गया है। सो वेल डन, वेल डन। और एक दफ़ा फिर हमारी पाक फौज के जवानों ने यह साबित किया है कि सैलाब हो, जलजला हो, कोई भी आफत हो, जब कौम मिलकर एक कोशिश में लग जाती है और फिर पाक अफवाज की सपोर्ट साथ होती है, और मकामी अफराद तो आपको पता ही है हीरो हैं ही इस तमाम सूरत हाल में। वैसे उनका भी कमाल हाँ, है कि हीरो हैं ही, तो फिर नतीजे अच्छे निकलते हैं। सो इसी एग्जाम्पल को हम दुनिया में और हमारे मुल्क में दीगर मसाइल पे भी इम्प्लीमेंट कर लें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहे तो हम किसी भी चैलेंज से निपट सकते हैं, हम उसको अबूर कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, नाम जरूर लेना चाहती हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं, सारे बच्चे, वो दे वुड परहैप्स लाइक टू हेयर देयर नेम एज वेल। तो रेस्क्यू किए जाने वालों में से इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, अबरार, अताउल्ला और उसामा शामिल थे। So भाई ये तमाम बच्चे, तमाम लोग, you are so brave. आप लोग बहुत बहादुर हैं। लिटरली अगर हम अपने ऊपर रख के सूरत हाल सोचें तो पता नहीं, शायद इससे पहले ही देखिए, एक एडवेंचर स्पोर्ट पे जाना और वो खतरनाक चीजों को करना एक और चीज होती है। एक नॉर्मल, एक आप रास्ते में अपने स्कूल जा रहे हो और रास्ते में ये हो जाए तो वो फिर इतना एडवेंचर नहीं रहता, फिर वो खौफनाक सी चीज हो जाती है। और इन बच्चों की भी बहादुरी है, इन बच्चों की भी बहादुरी है। और सर्टनली तमाम लोग जो इस एफर्ट में, इस काविश में साथ थे, अल्लाह ताला आपकी ये काविशें कबूल करे। आपके लिए ज़िंदगी में जिस तरह आपने इन बच्चों के लिए आसानियाँ की हैं, आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ हों। और हैट्स ऑफ टू पाक आर्मी, एसएसजी एंड द लोकल्स देयर। अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं कौसर सलीम बंगश। बताइएगा, ये तो बिल्कुल एक ड्रामाई सूरत हाल हो गई थी कौसर, क्योंकि पूरा मुल्क टीवी पे देख भी रहा था, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही थी, इंतजार में थे कि बच्चे किस तरह रेस्क्यू होंगे। तो इसके हवाले से कुछ बताइए। हुमा, मैं इस वक्त मौके पे मौजूद हूँ और फ़र्क ये है कि पहले हम दूर से रिपोर्टिंग कर रहे थे और अब हम यहाँ पे जब आए हैं, मकामी लोगों से बातचीत की है, उनके तासुरात मालूम किए हैं। जैसा कि आप बता रही थी कि इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं है, लेकिन देखें मसला ये है कि एक तरफ हमारे सरकारी इदारे हैं और दूसरी तरफ हमारे आम लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, न इनको कोई ट्रेनिंग हासिल है, न इनके पास कोई वसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मकामी लोगों का ये शदीद किस्म का उन्होंने ये मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जो 2 बंदे, उसमें एक लड़के का नाम साहब
स्टाफ है, ये मकामी अफराद हैं। और मजे की बात देखें कि उन लोगों का काम यही है कि वो दरिया के पार सामान आते ले जाते हैं। इस वजह से उनकी काफी ट्रेनिंग है कि लोहे के रस्से के जरिए किस तरीके से पानी को या दरिया को अबूर किया जाता है। यकीनन महारत तो बिल्कुल उनकी है ही है, डेफिनेटली। और हम साथ साथ आपसे बात कर रहे हैं। उनका मुतालबा क्या है, वो साहब है, और दूसरा नाम बताएं और क्या मुतालबा है? जी, उन मकामी लोगों का कहना है कि चूंकि ये आम लोग हैं ना, और इन्होंने इतनी एफर्ट की है, बाकी इदारों की काविश अपनी जगह पे, उसको तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि ये आम लोग हैं इसलिए इनके लिए कोई ऐसा अवार्ड हुकूमत की तरफ से दिया जाना चाहिए ताकि बाकी लोगों की हौसला अफजाई हो। और नेक्स्ट टाइम खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि हज़ारा डिवीजन में ये इस किस्म के वाक़यात आम होते हैं, रोजाना बल्कि होते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे आने के बाद हमें ये बात पता चली है कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने पाबंदी भी लगा दी है और उन्होंने ये एनओसी का एक हुक्म जारी किया है कि चेयर लिफ्ट के जब तक एनओसी जारी न किया जाए तब तक कोई बंदा चेयर लिफ्ट न चला सकता है। नहीं तो फिर तो लोग अपने अपने इलाकों में फंस जाएंगे, ये तो कोई हल नहीं। या तो कोई ब्रिज वगैरह बनाए जाए ना, कोई ऐसा कंक्रीट कोई मदद की जाए। बिल्कुल। तो मकामी लोगों का ये कहना है कि अगर ये देखें, जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं आपको इस वक्त चूंकि सिग्नल अभी आए हैं, बाद में आपको हम फुटेज भेजेंगे सड़कों की हालत की। लोग कहते हैं कि इस इलाके में खास तौर पर जिला बडग्राम की तहसील आलाई में हर साल सैकड़ों लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं क्योंकि रोड बहुत खराब है। और ये जो चेयर लिफ्ट है इसमें तकरीबन 8-10 साल पहले एक आध वाकया हुआ था जिसमें 7-8 लोग मरे थे। तो उसकी आम सड़क की निस्बत यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि चेयर लिफ्ट का सफर निस्बतन महफूज है। सिर्फ ये है कि इसको प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस किया जाए और इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखे। अच्छा, वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है क्योंकि पूरी दुनिया में चेयर लिफ्ट यूज होती हैं, मेंटेन की जाए तो बहुत अरसा चलती भी हैं और एक्सीडेंट्स तो गाड़ियों के भी हो जाते हैं। तो ये तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि ये हुआ। 100% बिल्कुल ऐसी ही बात है। बच्चों के मोरल का बताएं, मतलब 15 घंटे बच्चे जो थे वो ऊपर रहे, हालांकि बीच में फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनको कुछ खाना पीना मिल गया, लेकिन जब वो फाइनली उनको उतारा गया तो क्या जज्बा था, क्या मोरल था? जी माशाल्लाह, अभी एक पहला बच्चा हमारे पास अभी पहुंचा है, अभी हम उससे इंटरव्यू भी करके अपने नाज़रीन के लिए जारी करेंगे। तो बच्चों का मोराल बहुत बुलंद है और अल्लाह का फजल है। वैसे भी पहाड़ के जो लोग होते हैं वो थोड़े से खतरों के आदी भी होते हैं, उनके असाब काफी हद तक मजबूत होते हैं। लोग बता रहे हैं कि जिस वक्त कल हेलीकॉप्टर नजदीक आता था तो ये चेयर लिफ्ट बिल्कुल हवा में कई फुट झूलती थी और उसमें से इन लड़कों के गिरने का खदशा बहुत ज्यादा था, लेकिन इन लड़कों के असाब इतने मजबूत थे कि इन्होंने अंदर से उसके साथ इस तरह चिमटे रहे हैं कि न तो ये नीचे गिरे हैं और न इन्होंने अपने औसान खता किए हैं। वरना अगर खुदा न खास्ता इनके औसान खता होते तो ये ऊपर से इतनी बुलंदी से नीचे गिर के जब भाग हो भी सकते थे, क्योंकि ये जगह हमने देखी है बहुत नीचे गहराई है। तकरीबन गवर्नमेंट की तरफ से कोई 2200 मीटर बताया गया है कि ये जगह बुलंद है। तो बहुत गहराई है, मतलब हमने भी ये डोली लिफ्टें देखी हैं, लेकिन इतनी गहराई कल हमने विजुअल जब दिन के शुरू में ही देखे थे तो हम भी हिल गए थे खौफ के मारे कि ये तो ये बड़े हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टूटी, बड़े हाईएस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, क्योंकि बहुत गहरी खाई है। रुकी भी वही है ना, रुकी भी वही है। अच्छा, अब ये बताइएगा कौसर, हम विजुअल्स भी बार बार देख रहे हैं, जाहिर है लोकल्स हैं, हमारे एसएसजी के जवान हैं, पाक आर्मी की मदद शामिल है, क्या वो जो तारें बची हुई थी, क्योंकि 4 तारों पर गालिबन ये डोली लिफ्ट चल रही थी, उन्हीं को इस्तेमाल करके इनको बाहर निकाला गया या कोई नई तार और रस्सा डाला गया था? और वो जो हार्नेस है, वो जो जैकेट्स हैं, वो जो स्ट्रैप्स हैं जो इन्होंने पहने हुए हैं, वो भी जाहिर है कहीं से मंगवाए गए होंगे, क्योंकि सुबह 11 बजे तक जब तक कोई हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं आया था किसी के जहन में कुछ नहीं था कि इनको कैसे निकालना है। अब यहाँ पे बात उसी तरफ में आता हूँ कि ये मकामी लोगों की काविश थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो जब वापस चले गए तो एक आखिरी मौका था। अवाम ने, इन लोगों ने, ये जो आए हुए थे ना, ये जो स्पेशलिस्ट हैं इस इलाके में जिसका मैंने पहले जिक्र किया, साहब वगैरह, इन्होंने अपने साथ ये जो जैकेट हैं ये भी लेके आए हुए थे और वो पुली नुमा जो चीज है जो ऊपर घूमती है, उन्होंने बताया कि था, वो लोग बता रहे हैं कि चूंकि वो ये काम करते हैं पुलियों के जरिए से सामान एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, खुद भी आते जाते हैं, तो इन्होंने सुबह ही गवर्नमेंट को अपील की थी कि हमें अगर मौका दें 2-3 घंटों में हम लोगों को निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि ना हो सका, चलें फिर भी बेहतर है। और ये वो जो रस्सी बच गई थी
اسی رسی کے ذریعے سے نئی کوئی رسی نہیں لگائی گئی، کیونکہ وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہاں پہ تو میرے خیال میں مہینوں لگ جائیں رسی لگانے کے لیے نا. تو یہ جو بچی ہوئی رسی تھی اسی رسی پہ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے، بڑی بہادری سے وہ پلی کے ذریعے بیٹھ کے یہ بندہ اپنے ساتھ باقی جیکٹیں لے کے آیا ہے اور پھر یہاں سے بچوں کو ایک ایک دو کر کے اپنے ساتھ پکڑ کے واپس دوسرے لوگوں نے ایک اور رسا باندھا ہوا تھا، اس رسے کے ذریعے سے واپسی ان کو کھینچتے رہے نا. تو ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے یقین کریں، یہ جو لوگ، ہم تو موقع پہ نہیں تھے اس وقت، لیکن لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ. اور ساتھ یہ بھی اس لیے ایوارڈ کا کہا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہزارہ ڈویژن میں پھر کہیں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے اور لوگوں کو بھی ٹرین کیا جانا چاہیے. اور ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ریسکیو 1122 میں انہی علاقے کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے کہ جو آلریڈی ٹرین ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ریسکیو 1122 میں سفارشی قسم کے لوگ ہوں تو وہ پھر ایسے وقت میں ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور بیچارے وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایک بات ذرا مختصراً بتائیے گا، ہمارا بھی ابھی گرمیوں میں جانے کا اتفاق ہوا، ہم عالم جبہ، کاغان، ناران تک گئے. مطلب اگر اتنے مشہور ٹورسٹ سپاٹس تک، ایون معلم جبہ کے بعد اگر کاغان ویلی آپ چلے جائیں تو کاغان ویلی تک سڑک جانے کے لیے اس قابل نہیں ہے. سو بٹگرام پہ تو سڑکوں تک کوئی حال ہی نہیں ہے، حالانکہ مانسہرہ میں کے قریب ہی ہے، کتنے دور نہیں ہے. بہت شکریہ کوثر. سو کیا کردار رہا ہے مطلب یہ ہم ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی، کیونکہ جہاں ہم ٹورزم پروموٹ کرتے ہیں اب دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہوگی. اور the truth is کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ایک کیس ہوا ہے، ادروائز they have been working fine for many years. اور یہ ایک بڑا یوزول کامن موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے لوگوں کے لیے وہاں. انہی کو پکا کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اوکے جی، تو بیسکلی کل جو پورے ملک کی ماؤں نے دعائیں کی ہیں نا وہ رنگ لائی ہیں اور سارے بچے جو ہیں الحمدللہ وہ. اچھا جی، ایک دعا ہمارے دل سے حارث رؤف کے لیے بھی نکلی ہے. ہاں چلیں اس کی بھی اب بات کر لیتے ہیں. مطلب اللہ میاں اس کو نظر نہ لگائے. ماشاءاللہ he was exceptional yesterday. پاکستان نے افغانستان کے خلاف پہلا ہی ون ڈے بہت بڑے مارجن سے جیت لیا ہے. سری لنکا کے شہر ٹوٹا میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی پیسرز کے سامنے افغانستان کی بیٹنگ لائن کیا ثابت ہوئی؟ ریت کی دیوار. I wanted to use some other term لیکن ریت کی دیوار ہی ٹھیک ہے کیونکہ ہوا یہی تھا. 202 رنز. آپ کو پتا ہے، اچھا یہ یاد دلا دیں کہ یہ ODI کی بات ہو رہی ہے، اوکے 50 اوورز کی بات ہو رہی ہے. دس از ناٹ اے T20 میچ. فیل ویسا آ رہا تھا نا ہاں جب ہم نے سب کو آؤٹ کر دیا. مطلب وہ تو بیچارے وہ تو لٹرلی کتنے انہوں نے بنائے، ہاؤ مچ 59 یا تو بالکل ہی مطلب یہ تو T10 لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا جس طرح ان کو ختم کیا. بٹ اینی وے 202 رنز کا تعاقب تھا اور پوری افغان ٹیم سے 59 رنز بنا کے بائے بائے ہو گئی. اور گرین شرٹس نے میچ 142 رنز کے بڑے مارجن سے جیت لیا. دا اونلی ڈاؤن سائڈ آف دا تھنگ فار می پرسنلی واز بابر اعظم جو کہ 0 پہ آؤٹ ہو گئے. اچھا 202 رن تھے. اگر یہ کسی مضبوط ٹیم کے خلاف اگر ہم بناتے، ویسے تو افغانستان کی ٹیم کو ایگزیکٹلی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 202 فار این ODI بہت کم ہے، بہت کم ہے. یس، لیکن ہم اس بات پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ اگلے کو دیکھو نا کہ اس نے کیا کیا. لیکن ایون فار ہم ذرا ایکسپرٹ سے پوچھ لیں گے کہ یہ پچ کا بیہیویئر تھا، اس وکٹ پہ رن بن ہی نہیں سکتے تھے اتنے. تو سکو بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. سکو بھائی ٹھیک ہے ہم جیت گئے، زبردست حارث رؤف کی نظر اتاریں گے، ٹیم نے بھی بہترین پرفارم کیا، بہت بڑے مارجن سے جیتی ہے. لیکن یہ 202 رن ڈز دیٹ رنگ اے بیل؟ الارم بیل پراپرلی. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. کل جو ہے ہم وہ بچوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور پاکستان آرمی کے لیے دعائیں کر رہے تھے. کہ بچے جو بھی آپ نے ذکر کیا، یقین کریں میرے بھی اپنے بچے ہیں، میں تو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، بند کر کے رہا تھا. مگر اس کے بعد دوسری طرف ہم نے سارا میچ دیکھا اور بہت زبردست. وہ ہمارے پڑوسی جو جتنے بھی ایشیا کی ٹیم ہے نا اس میں ہلچل مچ گئی ہے. اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ چھوٹی ٹیم ہے. پڑوس سے مجھے آئے ایسے وارے سے میسیجز سے کہ یہ چھوٹی ٹیم ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں نا ان سے مقابلہ ہوتا ہے، چھوٹی ٹیموں کا صفایا ہو جاتا ہے. تو کل جو پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس تھی اور 4 بجے کے جو شو تھا میرا، اس میں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے فاسٹ بالر صرف 200 رن یہ لڑکے کر دیں، ہمارے فاسٹ بالر ان کو اڑا دیں گے. ایگزیکٹلی وہی ہوا. ہمارے فاسٹ بالر اس وقت دنیا کے سب سے اچھے فاسٹ بالرز ہیں اور اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے تو وہ ان پچز کے پر دیکھیں. یہ پچز تیز نہیں ہے، یہ پچز ایسی ہوتی ہیں جس میں گیند لو رہتا ہے تو آپ کو جھک کر کھیلنا پڑتا ہے. وہاں اگر آپ کا گیند ہلے
اور آپ کا گین وہاں پر اسپیڈ سے آئے تو بہت مشکل ہوتا ہے کھیلنا. تو اٹس اے ویری گڈ سائن, ویری گڈ اسٹارٹ. بہت بہت مبارک حارث روف کو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دعائیں دیں. ہم کل پاکستان آرمی کو بھی دعائیں دی, ان کو بھی دعائیں دے رہے ہیں. اچھا سکندر, فاسٹ بالرز کی تو بات ہو گئی اور کمال تو انہی کا تھا obviously کل کی گیم میں, لیکن دین بیٹرز کا کیا بیچ میں رول تھا؟ بیکاز اوور آل اگر دیکھا جائے او ڈی آئی کے لیے 202 رنز از I'm sorry, nothing. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. دیکھیں جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کل 4 بجے تو اس وقت ہمارے تھے 95 اور 25 اوور ہو گئے تھے. تو اس وقت سوال یہی ہوا تھا اب کیا کرنا ہے. ہم نے کہا کچھ نہیں کرنا, صرف 50 اوور کھیل لو, 200 کر لو. کمپلیٹ فیلئر ہے ہماری اس کا بیٹنگ کا, سوائے امام کے. اس نے 61 کی, واقعی نے 2-0 21-7, بالکل کچھ نہیں. کسی لڑکے نے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں تھی. افتخار نے 30 کیے, ادھر سے 39 ہوئے ہیں شاداب کے. تو ہمیں اب اگلے 2 میچوں میں اپنے بیٹسمینوں کو چاہیے کہ ان کو چانس دیں. مگر میں کوئی 1 مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سعود شکیل اتنا زبردست کھیلے ان پچز کے پر, آپ ان کو کیوں نہیں انڈکٹ کرتے؟ اب دیکھیں جو عقل مند ٹیمیں ہوتی ہیں, جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں, جو دلیر ہوتی ہیں, جیسے ہمارے سابق کپتان کہتے تھے کہ دلیر ٹیمیں جو ہوتی ہیں, امام نے رنز کر لیے, اس کو اچھی پریکٹس مل گئی, آپ اس کو بٹھائیں, ساؤتھ کو اندر لے کے آئیں تاکہ آپ کے لڑکوں کو پریکٹس ملے. بیٹنگ آرڈر شفل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فخر اوپر ہی کھیلے گا, بابر اوپر ہی کھیلے گا, رضوان بھی اوپر کھیلے گا, بیچ کے اندر ساؤتھ آ جائے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر ساؤتھ نے بھی رنز کر دیے تو پھر تو ایشیا کپ کے لیے تو ہماری ٹیم بہت تگڑی ہو جائے گی. نہیں سکندر, ابھی آپ کہہ رہے تھے پچز بڑی مشکل ہیں, جھک کر کھیلنا پڑتا ہے, ہمارے فاسٹ بولرز نے ایکسیپشنل پرفارمنس دی ہے. تو کیا کوئی بھی دنیا کی کوئی تگڑی سے تگڑی بیٹنگ لائن بھی ہوتی ہے, تو اس پچ پر کتنے رن بن سکتے تھے؟ ہم ذرا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے 202 بنائے, اگر ہم کسی تگڑی ٹیم کے خلاف 202 بناتے, انڈیا کے خلاف بناتے یا فار انسٹنس کسی اور کے خلاف بناتے, تو ہمارا کیا بنتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ عبداللہ. دیکھیں بات ایسی ہوتی, یہ پچ جو ہے ادھر گین لو رہتے ہیں. ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں, چاہے آپ سری لنکا چلے جائیں, آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, پاکستان, انڈیا, یہاں پہ پچز کے اوپر نا گین نیچے رہتا ہے. آسٹریلیا کی طرح سر کے پاس سے نہیں جاتا. تو آپ سیدھا کھیل لیں گے, بیٹے جھک کر کھیل رہے ہوتے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں گین کیا کر رہا ہے. تو آپ کا جو بات ہے بالکل صحیح ہے. کل انہوں نے ان کے 7 وکٹیں ان کے اسپنرز نے لی ہیں, تو انہوں نے جو ہے کھیلنے نہیں دیا, اس لیے کہ صبح کا وقت تھا, پچ گیلی بھی تھی, تو ہمارے لڑکے پھنس گئے. مگر آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ یہ 200 رن اچھی ٹیموں کے خلاف نہیں چلیں گے. آپ کے پاس دنیا کے سب سے اچھے بالرز کیوں نہ ہوں, یو ہیو ٹو اسکور ایٹ لیسٹ 300 رنز. مگر کل انہوں نے اس کے باوجود بھی جو اچھی پرفارمنس دی ہے تو یار ان کی تعریف بنتی ہے. نہیں, تعریف تو بنتی ہے, اور تعریف ہم نے دل کھول کر کی ہے. نہیں عبداللہ, ایز اے کرکٹر مجھے اس سے خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا اسٹارٹ سیزن, اس کے بعد صرف اور صرف ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہے. اٹس اے ویری گڈ اسٹارٹ, جس نے آپ کے کانفیڈنس کو جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا, گلوکوز لگا دیا, بس زبردست قسم کا کانفیڈنس دے دیا. Inshallah, I hope it stays like that. We look forward to many more victories like this. Thank you Sikandar for being with us. اور جو he got married this year, تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی شادی ہوگی, ڈسٹریکشنز ہو جائیں گی, وہ گیم پہ نہیں ہوگی, دیکھ لیں میرا خیال ہے اور زیادہ فوکس ہو گئے ہیں. اور حارث کی ماشاءاللہ محبت کی شادی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے نا. کتنی یہ ہمارے کوئی میرج کاؤنسلرز وغیرہ سے ایسی باتیں کر لیں گے دیکھیں لو میرجز ورک آؤٹ سو ویل. ہاں, تو حارث نے اپنی غالباً کلاس فیلو تھی ان کی, اہلیہ ان کی, سو وہ اور زیادہ فوکس ہو گئے میرا خیال ہے, اور زیادہ موٹیویٹڈ نظر آئے کل. اچھا جی, کراچی کے عوام گزشتہ کئی سالوں سے آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں یرغمال ہیں, اور اب لوٹ مار کے واقعات میں رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اضافہ ہوا ہے. آئے دن شہری ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. شہر میں کوئی گلی کوچا, کوئی سڑک, کوئی علاقہ اسٹریٹ کرمنل سے محفوظ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے واردات ضرور کی ہوتی ہے. یہ جو ویژول ہے نا, اگر کسی نے وہ سیریز دیکھی ہو نا مرزا پور, اس کی عملی تصویر ہے. مطلب یہ کیا چل رہا تھا, میں کل دیکھ کے حیران رہ گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اسٹریٹ کرائم کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سابق سندھ حکومت نے کئی دعوے کیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی یہ ویژول دیکھیں کہ نگراں حکومت آ گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے پہلے ہی اجلاس میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا. نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے پولیس افسران کے اجلاس میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کی ہدایات بھی جاری کیں. بظاہر پچھلی سندھ حکومت اور موجودہ نگراں حکومت کی ترجیح اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ضرور ہے, لیکن یہ ہوگا کیسے, یہ بھی تو کوئی بتائے. یہ اگر ہمارے پاس اس کی باقی قسطیں ہیں, یہ 2 لوگ آئے,
इन्होंने यहाँ पे वारदात करने की कोशिश अच्छा की। देखिए जरा, अब ये बात इतनी तसलसल से आ रही है कि लिटरली किस्तें कहना पड़ रहा है, बिकॉज ये एपिसोड्स ही हो गए हैं जिस तरह आप सॉरी नहीं, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ना, इसकी किस्तें हैं। हाँ, इसकी तो किस्तें हैं, ठीक है, इसकी किस्तें क्योंकि डिफरेंट कैमरा से फिर ये वारदात करने जा रहे थे, मोटरसाइकिल से आगे भागते गए, एक और गली के बाहर बंदा खड़ा हुआ था, उसने गुजरती मोटरसाइकिल को धक्का दिया। आप समझ रही हैं? हाँ, गुजरती मोटरसाइकिल को धक्का दिया, ये डिसबैलेंस हुए, फिर ये भागे, फिर लोग इनके पीछे भागे, फिर इनको अल्टीमेटली एक तगो दो मुकाबले, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ इस दौरान, और फाइनली फिर ये पकड़े गए। ये इनकी पहली वारदात थी, और ये भी सोच रहे होंगे कि हम किस मोहल्ले में आ गए, और आइंदा भी मेरा ख्याल है कि जो भी इस मोहल्ले में आए उसको सबक हासिल कर लेना चाहिए कि दोबारा इधर का रुख ना करना भाई। ये आपने देखा है कि दंदनाते फिरते, मुंह पे कपड़ा भी नहीं लगाया हुआ, नहीं है, शक्ल नजर आ रही है, क्योंकि ये देखिए ये हाँ बिल्कुल, दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंड। क्योंकि अब आई एम सॉरी टू से एटलीस्ट हियर इन कराची क्रिमिनल्स को ये बहुत अच्छी तरह ये बात बावर हो गई है। ये देखें, ये इसके बाद ये डिसबैलेंस हुए हैं, और उसके बाद कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, नहीं, उसके बाद डिसबैलेंस हुए और रुके, और फिर दोबारा से भागने की कोशिश की है, फिर लोग दूसरी तरफ से आए। मतलब इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। डीआईजी साउथ इरफान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, हम एक विजुअल डिस्कस कर रहे थे अभी टीवी के ऊपर, लिटरली फिल्मी सीन है बट है रियल। हाँ, तो ये अब किस तरह इसका खात्मा हो सकता है, आपको लगता है? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि रोज नया कोई एपिसोड आता है। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी रिसेंटली जो एनआरटीसी की मदद से हमने कराची के चारों तरफ से जितने भी टूर प्लाजा थे, जितने भी आउट और एग्जिट जो भी टूर प्लाजा हैं, उन पे एनआरटीसी की मदद से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पुलिस और प्रॉन्शर गवर्नमेंट लेके आई है। उससे ये फायदा होगा कि जो भी क्रिमिनल बाहर जाएगा या कराची में अंदर आएगा, उसको वो हम ट्रैक कर सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये फुली यानी कि हो जाएगा, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजीज काफी हम फॉलो कर रहे हैं, और विद इन कराची भी हम काफी फॉलो कर रहे हैं। उसके ऊपर हम मोटरसाइकिल स्क्वाड्स लेके आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बहुत जल्दी। अच्छा इरफान साहब, कॉन्फिडेंस आप देखेंगे इन क्रिमिनल्स का कि वो मास्क पहनने की जहमत नहीं करते। पहले एक ज़माने में हेलमेट लगा लेते थे, वो नहीं लगाते, मुंह ढकने की जहमत नहीं की, ना कपड़ा बांधा, कुछ नहीं, खुले मुंह के साथ आते हैं। ऑब्वियसली दे नो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें भी एतमाद है कि वो जो मर्जी कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े जाएंगे तो छूट भी जाएंगे। नहीं, एंड ऑल्सो आपको पता है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि जो मीडिया है और लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जी इतना क्राइम है नहीं जितना बताया जाता है। आपकी नज़र में आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये बहुत बड़ा हमारा मसला है? नहीं, ये मेरा ख्याल में स्ट्रीट क्राइम एग्जैक्टली बड़ा मसला है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है पुलिस को कराची में यही है कि जी स्ट्रीट क्राइम। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि गुज़श्ता दिनों में गुज़श्ता जो भी एफर्ट हुई है उसमें स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रीट क्राइम में जो डेथ्स हो रही हैं, जो वायलेंस ड्यूरिंग स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, वो सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वो ये कहना कि जी ये ऐसे ही बड़ा चढ़ा के पेश की जा रही है, ये बात तो ठीक नहीं है खैर, इससे मैं एग्री नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको फेस करने के लिए और पुलिस शहादतें भी दे रही है और पुलिस एफर्ट भी कर रही है। चलिए, वी आर ग्लैड कि आपको इदराक है कि बड़ा मसला है, और सर्टनली पुलिस के वो जवान एहलकार जो शहीद हुए हैं इन वारदातों में, उनके लिए बहुत एहतराम है, उनके अहल खाना के लिए भी। लेकिन सर्टनली अवाम भी मारे जा रहे हैं इन वारदातों में। इरफान साहब, निगरान हुकूमत के वैसे ज़्यादा इख्तियारात होते नहीं है, बस में होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मदद जो आप इस वक्त यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड लाना चाहें कि मिल जाए तो मे बी सूरत हाल बेहतर हो जाए? लेकिन इस सवाल का जवाब तो इतना आसान नहीं है कि कोई यानी कि कोई चीज़ इनको मिल जाए तो वो इस तरह हो जाए। ये तो एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं, इसके बाद डिस्कशंस होती है, पॉलिसीज बनती हैं, तब जाके कोई चीज़ जमीन पे आती है। यानी को एक खास चीज़ नहीं है जिसको अगर आप दे दें निगरान गवर्नमेंट को तो वो इस तरह हो जाए। लेकिन निगरान गवर्नमेंट ऑफ कोर्स एफर्ट कर रही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब से आए उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ है, एक एक केस के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। इसी तरह जो नए होम मिनिस्टर साहब आए हैं, नए आईजी साहब आ रहे हैं, सारे मिलके इसके ऊपर जो पुलिस लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप पे काम कर रही है, और जो ही वक्त गुजरेगा आपको रिजल्ट आना नजर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान बलोच साहब, डीआईजी साउथ कराची।
اچھا جی، ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور دل کا رشتہ. ہاں کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے نا ایسی باتیں سن کے بھی, ایسی وارداتوں کو دیکھ کر بھی, اور زندگی میں نارمل معاملات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. اور پھر وہ غصہ کبھی کبھار نا وہ اپنے پارٹنر پہ نکلتا ہے. سو وہ غصہ اپنے پارٹنر پہ نہیں نکالنا ہے, اور کیسے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. کنٹرول کا لفظ نہیں میں استعمال کروں گا, مینیج کرنا ہے. یہ دل کا رشتہ میں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور پہچاننے کی کہ غصہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بھی غصہ دکھائے تو اس کو یا تو اگریسو کہہ دیں گے, اگر بچے غصہ دکھائیں تو اس کو روڈ اور ڈسرسپیکٹفل کہہ دیں گے. ویئر ایز ایکچولی اٹس جسٹ این ایموشن لائک اور بہت سے ایموشنز, نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا ہے. اور پھر آپ کس طرح سے اس کو ایکسپریس کر رہے ہو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو سچویشن ہے اس کو ڈسکرائب کرو, اپنے ایموشن کو بتاؤ, اور پھر اس کے ساتھ یہ ضرور بتاؤ کہ آپ کس قسم کا چینج چاہتے ہو. کیونکہ غصہ یوزلی آتا تو تب ہی ہے نا جب آپ کی کوئی پسند کی چیز نہ ہو رہی ہو یا آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو. دیٹس وین یو فیل ایکچولی اینگری. اور ایک اور میں بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ غصے کو دبانا نہیں چاہیے, کیونکہ ایونچولی جب آپ غصے کو بہت دباتے ہیں تو وہ ریج کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اینڈ دیٹ از ویری ڈیمیجنگ فار ریلیشن شپس اور اپنی ذات کے لیے بھی. آپ کو پتہ ہی ہے نگراں وزیر اعظم اپنے کابینہ کے کچھ اہم ارکان کے ہمراہ کل کراچی آئے, اور ویسے نگراں حکومت کی بات کریں تو ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے, لیکن نگراں سیٹ اپ سے متعلق جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے ان میں اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے اضافہ ہوا ہے, اور سر منڈاتے ہی لٹرلی اولے پڑ رہے ہیں. مجھے جیسے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہو چکا ہے. انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں بائی دی وے اف یو ڈونٹ نو, ڈالر جو ہے وہ 2 روپے مہنگا ہو کر 306 روپے کا ہو گیا ہے. اٹس کائنڈ آف انبلیویبل. اور ساتھ ہی پیٹرول اور ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نئی حدوں کو چھو رہی ہے, اور بجلی کے بل عوام پر بجلی بن کر گر رہے ہیں. اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن مطلب یہ جب چیزیں آلریڈی بہت بیڈ ہوں اور وہ ورس ہونے لگیں تو پھر whoever is there پھر لگتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بھی ہے. لیکن سرٹنلی اس کے علاوہ بھی خدشات ہیں انورٹڈ کاماز میں, اور ان خدشات کو نگراں وزیر اعظم صاحب بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور انہوں نے کل بھی کہا کہ مزار قائد پر حاضری کے دوران کہ شفاف انتخابات کا عمل احسن طریقے سے انجام پائے گا. سنیے. الیکٹورل پروسیس کو اسسٹ اور مانیٹر کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور کردار انشاءاللہ ادا کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ اس کو انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانبدارانہ انداز میں تمام طبقہ فکر تو تمام حلقے ہیں جن کے لیے یہ عمل قابل قبول ہو, اور پاکستان اپنے آئینی اور قانونی ٹرانزیشن سے بخیر و خوبی گزر پائے. اچھا, یقیناً بہت سے کویسچنز آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, اور ہمارے تو بہت سے سوال ہیں ہی ہیں جو کہ ایکچولی عوام کی آواز ہے. نگراں انفارمیشن منسٹر مرتضیٰ سولانگی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اپنے بڑے ہی شارٹ وزٹ میں. سولانگی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بٹکرام کا جو انسیڈنٹ کل ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہیومن اینگل سے دیکھا جائے تو بہت ہی چیلنجنگ ہوگا آپ کی حکومت کے لیے. کیا کہیں گے, کیونکہ اس میں بہت سے لوگ انوالو تھے, پاک فوج تھی لیکن وہاں کے لوکل بھی انوالو تھے. وزیر اعظم خود بھی کر رہے تھے. بالکل جی, بہت شکریہ. میرے خیال میں کیونکہ آپ کا صبح کا پروگرام ہے اور ہمارے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی بری اور دل دکھانے والی خبریں ہوتی ہیں, تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل صبح جب ابتدا ہوئی دن کی تو کافی بہت ایک ماحول اداس ماحول تھا, ٹینشن تھی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج صبح جب ہم بیٹھے ہیں تو وہ ماحول اتنا اداس نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اچھی خبر ہے پاکستان کے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے, کہ ہمارے جوانوں نے بہت بہادری سے 13 گھنٹے جدوجہد کر کے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں ان بچوں کو بازیاب کیا. اور آپ نے درست فرمایا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی بہت بہادری کا اور جرأت کا مظاہرہ کیا, جس کی وجہ سے ان بچوں کی جو زندگی ہے وہ بچی. تو آپ سب لوگ
हम सब लोग एक तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ बुरी खबरें नहीं हैं, बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं। तो आपने इस अच्छी खबर से इब्तिदा की, तो आपका शुक्रिया। और सर्टनली हम शुक्रिया तो हमारा का शुक्रिया, उन जवानों का शुक्रिया, पाक अफवाज का शुक्रिया और वो जो लोकल्स जो थे। बट अभी हम कौसर सलीम बंगश से भी बात कर रहे थे। आप चूँकि निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, हम आपके सामने ये दरख्वास्त भी रखना चाहेंगे कि आप प्लीज़ वो लोकल 2 लड़के, एक का नाम तो साहब है, दूसरा का मेंशन नहीं किया उन्होंने, उनके लिए कुछ सोचें, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सोचें, इस इलाके के लोगों के लिए कुछ सोचें, एटलीस्ट उनको तो कॉम्पनसेट किया जाए। बहादुरी का एक एतराफ भी जिसे कहते हैं ना, तो वो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जब से ये ख़बर हम तक पहुँची, उस वक्त हमारा काबीना का इजलास हो रहा था और हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जैसे ही उस पर कोई पेशरफ्त होती थी तो वज़ीर आज़म साहब को और मुझे आगाह किया जाता था और हम फौरी तौर पर वो मालूमात लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर आगाह हैं उन बहादुर लोगों का और उन अच्छे लोगों का जो मकामी लोग हैं। और जिस वज़ीर आज़म के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो न सिर्फ उनको इदराक है बल्कि एहसास भी है, और वो यकीनन उन लोगों का ख्याल रखेंगे और उनकी जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ भी करेंगे, ऐसा एतराफ़ जो उनके लिए भी अच्छा होगा और हम सब लोगों के लिए। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, हमने सियासी बातें सर्टनली बहुत करनी है, लेकिन जाते जाते अभी हमारे पास 2 मिनट है, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर आके खुलकर सियासी बातें करेंगे। लेकिन एक जड़ा वाला इंसिडेंट को हम जरूर मेंशन करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म ने जिस आज़म का इजहार किया, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा हौसला मिलता है। वो वैसे भी कन्विक्शन से बोलते हैं, लेकिन क्या यकीन रखें आवाम, क्योंकि पहले भी जोसेफ कॉलोनी भी होता है और भी मुतअद्दिद वाक़यात होते हैं, मशाल खान भी हो जाता है, ये इफरीत ख़त्म नहीं हो पाता, ये इंतहा पसंदी थमती नहीं है। मतलब क्या उम्मीद रखें कि इस मरतबा इस इंसिडेंट में ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स होंगी कि आगे कोई जुर्रत ना करे? वो शायर ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो अचानक रूनमानी होते, उसके पीछे एक तारीख़ है आपके मुआशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त जो कई दिहाइयों से पलती रही है, तो उसका एक नागुज़ीर नतीजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियासत अपना जो फ़र्ज़ है उसे पहलू तही कर ले। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने इस चैलेंज को कबूल किया, पंजाब की हुकूमत ने किया, वो अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये दुरुस्त है कि लोग पकड़े गए हैं, उनको सज़ाएं होंगी, हम कोशिश करेंगे कि उनको सज़ा हो, लेकिन ये सज़ा काफ़ी नहीं है। असल में जो मर्ज़ है वो बहुत गहरा है। हमारे मुआशरे के अंदर जो अक़दार तब्दील हुई हैं मनफी तौर पर, जो अदम बर्दाश्त का कल्चर पैदा हुआ है, वो न एक दिन में पैदा हुआ है न एक दिन में ख़त्म होगा। उसके लिए ज़रूरत है कि जहाँ अदालतें, इंतज़ामिया, हुकूमत अपना काम करे, लेकिन ये जो बर्दाश्त का माहौल है, ये माँ से पूछें, उनको ज़्यादा पता है कि जब माएँ अपने बच्चों को ये तरबियत देंगी कि आपके पड़ोस का जो बच्चा है जिसका रंग आपसे मुख्तलिफ है, उसका अकीदा फ़र्क है, वो और ज़बान बोलता है, वो आपसे मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है, वो आपका हरीफ नहीं। ये तो फिर लगता है इसमें तो आपका टेन्योर भी शायद कम ही पड़ जाए, बहुत लॉन्ग ड्रॉन ये तो बात है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, घर से, स्कूल से, मदरसे से, मीडिया से, ड्रामों में, लीडरशिप से भी, लीडर्स से भी। और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कराची आए हैं, तो हमने मौका गनीमत जाना। मुर्तज़ा साहब, हमने उन वाक़यात की तो बात कर ली, लेकिन जब से निगरान सेटअप आया है और आने से पहले भी कुछ खदशात थे, ऑल्दो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हमने सुनवाई भी मज़ार क़ायद के ऊपर, लेकिन फिर भी लोगों के वो खदशात दूर नहीं हो रहे हैं। तो हम आपसे ही जान लेंगे कि कब तक ये मामला चलेगा? मतलब दिसंबर तक तो चलिए हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद भी अगर गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये मामला तूल पकड़ा तो आप जैसे लोगों का
کیا سٹانس ہوگا؟ مطلب وڈ یو پٹ یور فٹ ڈاؤن کہ بھائی اب الیکشن ہونے چاہیے، وقت پہ ہونے چاہیے، جمہوری نظام کا تسلسل ہی ملک کی بقا کے لیے اہم ہے؟ کیونکہ جانے والے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگلے سال سے پہلے تو کچھ نہیں ہونا. ہاں چلے اگلے سال تک بھی انتظار کر لیں، لیکن وہ جو انفورسین پکچر ہے نا، انسرٹنٹی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ گئی ہے. دیکھیں اردو میں کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے. تو ہمارے پاس وعدہ خلافیوں کی اتنی لمبی تاریخ ہے کہ لوگ اگر گھبراتے ہیں اور ان کے کوئی خدشات ہیں تو میں ان کو دوش نہیں دیتا، لیکن ہم نے اس ملک کے عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اس ملک کے آئین کا حلف لیا ہے، تو ہم اپنے حلف سے کی پاسداری کریں گے. خلاف ورزی کرنے کا ہم سوچ نہیں سکتے. وزیر اعظم اس معاملے میں بہت واضح ہیں اور آپ نے ابھی سنوایا بھی آپ کے اپنے ناظرین کو. تو میرے پاس نا امیدی کی کوئی خبر نہیں ہے اور وعدہ خلافی کا میرے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں ہے. ہم نے جو وعدہ کیا ہے ہم اس کو پورا کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دسمبر میں نئی حلقہ بندیوں کے بعد فوراً انتخابات کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں انتخابات کرانے کے لیے ایک آئینی ادارہ موجود ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دیا ہے پورا نظام الاوقات، انٹائر شیڈیول وہ انہوں نے ڈال دیا کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہم یہ کام کریں گے، اور آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دسمبر تک یہ کام مکمل کر لیں گے. الیکشن ایکٹ کے تحت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو کیمپین ہے اس کے لیے ان کو 54 دن چاہیے، 54 ڈیز یہ لکھا ہے قانون میں، تو وہ ان کو دینے پڑیں گے. لیکن آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے ابھی سے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر لیا، ان کے لیڈرز سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ وہ یہ جو عمل ہے یہ صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہو. کیونکہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت اس ملک کے اندر آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ، شفاف الیکشن کرانا ان کی آئینی ذمہ داری ہے. چلیے آپ آئینی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں. ایک آئینی عہدہ، بڑا امپورٹنٹ عہدہ صدر مملکت کا بھی ہے. ابھی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے وہ بلز کے متعلق صدر مملکت کا ٹویٹ، پہلے تو ہماری آنکھیں لٹرلی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے بعد جو اس کی تردید چل رہی ہے اور پھر ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی ان پہ مبینہ طور پر ان کو جو سیکرٹری ہیں ان پہ کہا جا رہا تھا، ان کو مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا نہ کریں. اور یہ سوال آپ سن لیں، لیکن ایک پچھلی بات کے ساتھ کنیکٹڈ، کوئی ڈیٹ دینا چاہیں گے؟ کوئی ڈیٹ نہ ہو الیکشنز کے لیے تو کوئی مہینہ ہو جائے، کچھ آپ کمٹ کریں گے؟ آپ اسلام آباد تشریف لائیے، دونوں ہم سب مل کے چلیں گے الیکشن کمیشن کے پاس، جن کے پاس اختیار ہے تاریخ دینے کا، اس فقیر کے پاس نہیں ہے. سو 54 ڈیز پوسٹ حلقہ بندی. میرے خیال جو لوگ جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں قانونی کہ فروری کے وسط تک شاید وہ کرائیں گے، لیکن میں اس پر قیاس آرائی کرنا نہیں چاہتا، میرا اختیار نہیں ہے. صحیح. اب اس پہ آ جائیے کہ صدر مملکت والا جو معاملہ آیا ہے، ویسے نگراں حکومت کا موقف کیا ہے کہ قانون بن گیا ہے؟ انہوں نے 10 دن گزرنے کے بعد یہ ٹویٹ کر کے انکشاف کیا کہ میں نے تو واپس بھیجنے کے لیے کہا تھا، اعتراض بھی شاید کیا نہیں لکھا کوئی. دیکھیں یہ جب صدر مملکت نے یہ ٹویٹ فرمائی جس دن، اس دن میں نے ہمارے جو وزیر قانون ہیں نوجوان عرفان اسلم صاحب، انہوں نے جو قانونی پوزیشن ہے ہماری حکومت کی نظر میں وہ ہم نے بیان کر دی. اس کے بعد ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہے. اب یہ ایک جمہوری ملک ہے جہاں پر تمام لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے، اور عدالتوں کے دروازے بھی کھلے ہیں. تو ہم نے تو آئین اور قانون کا حلف اٹھایا ہے، ہم اسی طرح سے چلیں گے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس ایپیسوڈ سے ہزیمت اٹھانی پڑی ہے؟ ایک عجیب سی بات تھی کہ اس طرح کا معاملہ مذاق سا لگتا ہے نا کہ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ میرا سٹاف میری بات نہیں مانتا. دیکھیں صدر مملکت کو ہمارے ریاستی نظام میں ایک بہت ممتاز حیثیت حاصل ہے. ان کو اتنا قانونی تحفظ حاصل ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ صدر جب ایک دفعہ اپنا منصب سنبھال لے
तो उनके ख़िलाफ़ पहले से भी कोई अगर कानूनी कार्रवाई चल रही होती है तो वो रुक जाती है, और दौरान जो उनकी सदारत है उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तफ्तीश, कोई तहकीकात, कोई कानूनी चाराजोई, कोई अदालती अमल नहीं हो सकता जब तक वो अपने मनसब पर कायम है। इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो पार्लिमान का भी हिस्सा है हमारे आइन के मुताबिक। तो तमाम लोगों की उनसे उम्मीदें, तवक्कुआत ये हैं कि वो अपने मनसब के शायान शान काम करेंगे। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, हमारी हुकूमत को बहुत एहतराम है उनका और उनके मनसब का, तो हम इससे ज़्यादा। लेकिन पीटीआई तो इसे अदालत में लेके चली गई है और पिटीशन भी दायर हो चुकी है, तो इन्वॉल्वमेंट तो निगरान हुकूमत ही को प्रॉब्ली केस फाइट करना पड़ेगा। सो देखें किसी भी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि इस मुल्क के अंदर किसी मसले पर वो अदालत से रुजू करे और उनके ख्याल में जो इंसाफ बनता है उसका मुतालबा करे। अच्छा, थोड़ा सा अब जरा हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो अवामी एक मसला है जो लोगों को सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो प्राइसेस, वो इकोनॉमी है, वो हमारी महंगाई है। स्टेबल नहीं हो पा रहा, रुपी स्टेबल नहीं हो रहा, और ऑब्वियसली बेज़री हर चीज़ महंगी हो जाती है। आते ही एक वो पेट्रोल जो था वो भी 20 रुपये ऊपर हो गया। अब ये भी खदशा है कि शायद 17 रुपये और भी होना है। ये सारी क्लैरिटी आप दे सकते हैं कि और कितना बोझ जो है वो आवाम को आपकी ड्यूरेशन में, टेन्योर में उठाना पड़ेगा? देखें, हमारी हुकूमत के दौरान जो कुछ भी होता है हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस हालत में भी हमारे पास ये हुकूमत के उमूर आए हैं उनको बेहतर बनाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं माहिर मईशत नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो मुआशी तौजीहात हैं आपके सवालात की उनसे एतराज़ करूँगा। हमारी बहुत ही एक काबिल वज़ीर ख़ज़ाना हैं ख़ातून डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा। हम सब लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं और कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि किसी वक्त वो इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करें ताकि जो अहम सवालात हैं उनका जवाब दें। मैं मुख्तसर इतना ही कहूँगा कि कोई मुल्क ये नहीं कर सकता कि महंगा तेल ख़रीद कर सस्ता बेचे। जिसने भी इस तरह का कोई काम किया है तो उसके नताइज मुल्क की मईशत के लिए अच्छे नहीं रहे। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है वो एक हकीकत है। मैं अपना आटा सब्ज़ी ख़ुद ख़रीदता हूँ, मुझे पता है कि 20 किलो का आटा कितने का आता है, पहले कितने का आता था, आज कितना है। तो ये जो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हमें और हमारी हुकूमत को एहसास है। मुर्तज़ा साहब, एक सियासी जमात पीटीआई पर्टिकुलरली ये समझती है कि जब से आप आए हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में, जो पहले वो समझते थे इंतकामी कार्रवाइयाँ, अब भी वो समझते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ, उनके मुताबिक इसमें इजाफा हुआ है। वो समझते हैं आप लोग निगरान सेटअप उनके खिलाफ है। फिर कुछ और गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं जिससे इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट अबाउट दैट? देखें, किसी भी सियासी जमात को अपने ख़यालात पेश करने की आज़ादी है। इस मुल्क में जमहूरियत है, तो ये हक़ तो हम उनसे ले नहीं सकते कि वो हम पर तनकीद करें, किसी पे भी करें, ये उनका हक़ है। हमारे कोई सियासी दोस्त नहीं है, हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हम किसी सियासी जमात के हक़ में या मुखालफत में नहीं हैं, लेकिन साथ ही इस मुल्क के आइन और कानून के तहत चलने वाली किसी कार्रवाई में हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत करने का इरादा न रखते हैं, न करेंगे। अगर किसी के ख़िलाफ़ आइन और कानून और इंतज़ामी इदारे और अदालतें कोई कदम उठाती हैं, न हम उस अमल को रोकेंगे, न हम उसको स्लो डाउन करेंगे, न उसको तेज़ करेंगे। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी हुकूमत पर तनकीद करना चाहता है तो ये उनका हक़ है, और उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं। अवाम की अदालत भी खुली है, कानून की अदालत। आप लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले इंतखाब में तमाम सियासी जमातों समेत पीटीआई को भी एक खुला मौका मिले इंतखाबात लड़ने? देखें, एक इदारा है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है। एक माहौल भी होता है।
जी, हमारी तरफ से किसी जमात की न तरफदारी होगी न उसके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे। आपने अभी भी जितनी मुख्तसर हमारी गुफ्तगू हुई है, मैंने किसी जमात या किसी मनसब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। और अच्छा जी, अब जाने से पहले एक और अवाम के भी बड़े सवाल आ रहे हैं, वो अवाम के भी सवाल हैं, और ये चूंकि हमने आपके साथ ही आते ही ये भी बताया था कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 306 हो गया है। आपने अपनी फाइनेंस मिनिस्टर का भी जिक्र किया, बड़ी कॉम्पिटेंट है। इसको 306 ये डॉलर को कैसे काबू करना है, इसका प्लान है? उनको जरा ब्रीफ करती हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म की नज़र है इस मामले पे? हर वक्त, कल भी वो हमारे साथ आई हैं और वो कल रात भी जो हमारी मुलाकात थी वो शहर के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मईशत पाकिस्तान की मईशत का पहिया आपके शहर में है, तो इसलिए वज़ीर आज़म यहाँ आए। और अक्सर वज़ीर आज़म चंद घंटे का मुख्तसर दौरा करके चले जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जाऊँगा और रात भी ठहरूँगा, लोगों से मिलूँगा, और तवील कल रात जो है वो मुलाकात हुई है। तो जो भी हमारे बस में है मईशत को बेहतर करना और उसको ख़राब होने से बचाना, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारी हुकूमत के लोग कोई अलल्ले तलल्ले नहीं करेंगे। जो आपकी जो सख्त मेहनत के जो पैसे हैं उनको ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो 16 रुकनी काबीना है उसमें हर आदमी को अपने शोबे का अच्छी तरह से पता है, और जो लोग मईशत के लिए आए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही आपकी दुआएं और मदद और आपके जो आइडियाज़ हैं उनकी ज़रूरत होगी कि हम कैसे करें। जो है ना वो ड्यू हो गई है वज़ीर ख़जाना की भी, बिकॉज यू नो पीपल आर गेटिंग कंसर्न्ड और अनरेस्ट बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब यही मुस्तकबिल है, ये प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। समझ ले, मतलब एक अब खौफज़दा नहीं होना इससे। लोग खौफज़दा भी होते हैं, मिसकंसेप्शंस भी पाकिस्तान में भी इस शोबे में बहुत काम हो रहा है। मेडिकल साइंस में तो लिटरली रेवोल्यूशन इसने बर्पा किया है, और इस सिलसिले में एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी गई है। खैर, हम ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप दुनिया की बड़ी IT कंपनियां उठा के देख लें, ज़्यादातर लोग आपको इस खित्ते से मिलेंगे। हाँ, that's true। मतलब हमारा एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हमारे पाकिस्तानी नौजवान, मतलब कोई भी आप मेटा, गूगल, कुछ भी नेम एनी कंपनी, वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा अपना सीन कितना ऑफ है। लेकिन उन्हीं में से आज हमारी एक गेस्ट भी हैं जिनका हम तारुफ कराना चाहते हैं। डॉक्टर सबरीना उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD मुकम्मल करके अब वहाँ टीच भी करने लगी हैं। नॉट जस्ट दैट, शी इज़ गोइंग टू इम्पार्ट दैट नॉलेज एज वेल। उनको हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में, ताकि हम भी थोड़ा सा समझ सकें, और थोड़े से जो मिसकंसेप्शंस हैं, खौफ है, एक नई चीज़ का वैसे ही खौफ होता है, समहाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ ज़्यादा ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं तो पहले PhD से मिल रहा हूँ। डॉक्टर सबरीना, हाउ आर यू? I'm well, thank you so much for having me. डॉक्टर सबरीना, ये बात आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं जो कि ज़रा खौफज़दा होते हैं। पहले तो लेट्स जस्ट क्रिएट दैट डिवाइड कि हमें डरना नहीं चाहिए इस चीज़ से। ये वैसे भी एक एडवांसमेंट है, एंड दिस इज़ द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट परहैप्स। Absolutely. So I think that what we're seeing now in the public is a lot of what's called generative AI. So the kind of AI that can, you can ask questions and it can answer and stuff like that. Or usme se I think the public perhaps has this perception कि ये असल में, because there's the word intelligence in that name, right? Artificial intelligence, कि ये क्या जिंदा चीज़ तो नहीं है. And I don't think कि ये कोई जिंदा चीज़ है, और मतलब अगर हो भी की तो इसमें बहुत देर की बात है. It's not something that's going to become live, right? So I think the fear that people have is that it's a sentient being and it's going to start. इतनी देखी है ना ऐसे कि वो मतलब फिल्मों के 2 घंटे पर रोबोट्स का कब्जा है और ड्यूरेशन में ही वो चीज़ एक बड़ी जिंदा हो जाती है. Exactly, right? So I think that kind of fear is not necessarily something that we should be concerned about. But there are other fears. For example, right now there is no regulation in AI, right? So जैसे कि आप जितनी भी बड़ी कंपनीज को ले लें, right?
right? They use AI, for example, in recommender algorithms and stuff that have severe consequences for society, right? So, for example, what kind of content gets shown to people, and trying to predict how they will behave and show them content accordingly. So there is an aspect of control, not from the perspective of sentient control, but from the perspective of how systems might be able to AI adopt की it. बात कर रहे हैं, मेरा फ़ोन सुन रहा है, मैं अभी फ़ोन में कोई ऐप खोलूंगा, कोई ना कोई AI रिलेटेड चीज़ पॉपअप हो जाएगी. तो हम ये सारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है. बिल्कुल. सो जो आप अपने फ़ोन की बात कर रहे हैं, ये सर्वेलेंस हो रही है, राइट? सो दैट सर्वेलेंस कैन बी डन विद एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डर. इट्स नॉट नेसेसरली कि वो द रिकॉर्डिंग इज नॉट AI, right? But analyzing that, there's nobody sitting there analyzing that recording, but in order to be able to match your content with some other content, an ad that might be relevant to you in order to sell you a product, that is based on AI, right? So ये बात हो गई social media की, recommender systems की. So there's lots of different technologies that are intersecting with AI, and yes, there are certain dangers that are palpable, right? So in terms of like, are we going to have the same kind of autonomy or not when these systems are constantly predicting all of our moves and our choices, right? So इसलिए इस बात पे भी हमें डरना नहीं चाहिए. इस बात पे हमें रेगुलेशंस थोड़ी ज़्यादा ऊपर करनी चाहिए, ताकि जो so that the companies that are completely unregulated today, and this is not just in Pakistan. चलिए, इस पे तो दुनिया में काम हो रहा होगा. हम तो अभी लेकिन बेसिक तक नहीं पहुंचे हैं अपने मुल्क की अगर बात करें. बिल्कुल. हाँ, लेकिन डॉक्टर सब्रीना, आप आई हैं, आपने ब्रेक में हम आपसे अभी बात कर रहे थे, आपका अपनी जर्नी भी, आप फिलॉसफी स्टूडेंट थी और आप फिर टेक्नोलॉजी की तरफ गई. हम ये भी समझना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल who would also maybe like to make the switch, because हमने इस दुनिया के साथ चलना है, and also हमने उन चीज़ों में आगे बढ़ना है जो कि those are the subjects or the sciences of the future and the present as well. ये स्विच कैसे होता है? और हमारे यहाँ हुमा यूनिवर्सिटीज भी इनकरेज नहीं करती. ह्यूमैनिटीज वालों को तो कहते हैं अगर आप क्या स्विच करेंगे. हाँ, मतलब अब आपने कर लिया तो बैठ जाएं अब आप. Okay, so I mean, you've asked a question that's very close to my heart. I was born and raised in Karachi, and we don't really have philosophy as a subject over here. That was something that I got interested in at the college level. But based on the sort of science and technology background that I had over here, I got interested in AI. At the time, I graduated undergrad in 2011, so it's been a long time. At that time, deep learning, the movement that we have right now is based on a set of algorithms that are fueled by something called deep learning, or we can call it data-driven learning, machine learning. उस वक्त ये इतना ज़्यादा बूम नहीं था. So my interest. उस वक्त पाकिस्तान में बूम नहीं था या कहीं भी नहीं था. So उस वक्त AI का term भी था क्या? नहीं, AI का term था. AI is a very old term, right? So, but within AI, there are different kinds of AI, right? So there's symbolic and rule-based artificial intelligence, which is very old. मतलब it's as old as computer science, you can say. And then there's data-driven. Right, and then there's data-driven and machine learning. उस वक्त machine learning का इतना boom नहीं था. Right, but so my interest was mostly from an academic perspective, and I was very fortunate to have advisors. In fact, so I was philosophizing about AI. My interest was, what does it mean for the human condition when AI becomes creative, right? So creativity is something that we think belongs to human beings only. लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि machines भी creative बनना शुरू हो जाएं, और फिर what will that mean for all of us, right? For our professional status and our. So इंसान का जो तख्लीकी प्रोसेस है, जो क्रिएटिव माइंडसेट या क्रिएटिव प्रोसेस है, वो बड़ा डेंजर में पड़ जाएगा, आई एम श्योर. ये अब बिकॉज हम तो बहुत एक बेसिक लेवल पे हैं अभी. ऑल्दो हम स्टेम में अगर देखें तो हमारी बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो आ भी रही हैं आगे, लेकिन आप एक रोल मॉडल का भी रोल प्ले कर सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम शायद इतनी लड़कियों को देखते नहीं हैं इस तरफ. जहाँ आप रहती हैं, आप हार्वर्ड में अब टीच करना स्टार्ट करेंगी, आपने पढ़ाई वहाँ की है. चैलेंजेस हमारे सिमिलर हैं वहाँ भी? ख़वातीन, लड़कियाँ जो हैं, उनको या तो रेजिस्टेंस मिलती है इन सब्जेक्ट से, या फिर वो खुद ऑप्ट नहीं करती, या फिर अब वो पैटर्न चेंज हो रहा है और पाकिस्तान से भी कंपेयर कर दें? I think that it's a mix of the things that you just said, right? So I think that women face difficulties in their professions across all professions, right? So I mean, any woman who is a working woman will tell you that there is a pay gap, that there is, you don't get credit for your work necessarily in the same way that men do, right? So that is a universal problem.
in science and technology itself, there is a self-selection bias. I think हम बचपन से ही बच्चों लड़कों को engineer बनाना सिखाते हैं और लड़कियों को doctor बनाना सिखाते हैं. You know, so there is this gender-based socializing that happens that leads less women into science and technology. And even once you're there, and this is, I'm talking about my experience is in the US, and I'm pretty sure that it applies everywhere else as well. There are unique challenges faced by women in science and technology, and they come in the form of, first of all, it's a completely male-dominated space, right? And उस male-dominated space में होता ये है कि there's no denying that women are just as talented as men. I mean, there's no reason to believe otherwise. But I think that in इस space में आके उनकी जो collaborations हैं, उनको जो motivation जो मिलती है, you're very lucky if you have good mentors, right? But that's not always the case, right? And especially with a field that is as competitive as AI, it's almost like a gold rush going on, where everyone is trying to get ahead. कि आप वहाँ तो पढ़ा ही रही हैं, लेकिन आप हमारी यहाँ की यहाँ पे रिमोट एरियाज में बैठी हुई बच्चियों के लिए मेंटोर बन सकें. एंड आपका शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम. लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करें जो यहाँ बैठी हुई बच्चियाँ आप जैसी लड़कियों से इंस्पायर हो सकें. लेकिन कितनी ज़बरदस्त बात है. डॉक्टर सबरीना से बात करके ये बात समझ आई कि आपके मेंटोर्स जो हैं, आपके एडवाइजर्स कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. बिकॉज कभी कभार कुछ एवेन्यूज़ का शायद आपको खुद को भी ना अंदाज़ा हो, या आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी ना पता हो, और आपके कोई अच्छे एडवाइजर्स हो इर्द गिर्द, तो आपको वो इनकरेज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं. कहने के लिए बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, हमने इतना खुद सीखा है. अच्छा, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा एजुकेशन जो है हासिल करें, एजुकेशन सिस्टम जो हो बहुत बेहतरीन हो, और कैम्ब्रिज सिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है. लेकिन अमूमी तौर पर कैम्ब्रिज निज़ाम तालीम जो है वो बड़ा महंगा है. देखिए, मिडिल क्लास घर की हमेशा ये चॉइस होती है कि वो बच्चे को ओ लेवल में डालें या ना डालें, क्योंकि ओ लेवल ए लेवल महंगा है एज कम्पेयर टू जो हमारा. और ये पता होता है कि ये फेवरेबल वही होता है क्योंकि बेहतरीन तो यही है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते. तो वो चीज़ें जो हैं अब लगता है अब उसके लिए एक इनकलाबी इक़दाम होने जा रहा है. बिकन हाउस स्कूल सिस्टम की जानिब से नया प्रोग्राम सामने लाया गया है जो बहुत आसान है, ऑनलाइन है और निस्बतन चीपर है, ऐसे सस्ता है. बिल्कुल. सो नासिर कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO होमब्रिज. सो नासिर साहब, सबसे पहले हम इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए जो महंगाई का आलम है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए कैम्ब्रिज सिस्टम में बच्चों को डालना, पढ़ाना, क्योंकि जाहिर है इट इज़ एक्सपेंसिव, फिर एग्जामिनेशन फीस, फिर ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ानी पड़ती है. आप जो प्रपोज कर रहे हैं वो ऑनलाइन है. सबसे पहले तो हम पूछेंगे ऑनलाइन किस तरह होगा, लेकिन ये बता दें कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, ये सस्ता होगा देन द ट्रेडिशनल स्कूल भेजने वाला. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. जी बिल्कुल सस्ता है रेगुलर स्कूल से. इनफैक्ट बहुत प्राइस डिफरेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट फुली ऑनलाइन, हम इसको हाइब्रिड एजुकेशन कहते हैं. और व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं हम उसको कंबाइन करें. सो जो ऑनलाइन जो बेसिक लेसन डिलीवरी है, जो एकेडमिक लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन डिलीवर होते हैं. और हाइब्रिड हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लब्स एंड स्पोर्ट्स और जो लैब प्रैक्टिकल्स हैं जो हमारी साइंस सब्जेक्ट्स के लिए ऑब्वियसली लाजमी होते हैं, वो हम बीकन हाउस के कैंपसेस में दे रहे हैं. क्योंकि हमारे बीकन हाउस के कैंपसेस पाकिस्तान में माशाल्लाह फैले हुए हैं. तो जो भी क्लोजेस्ट कैंपस होता है बच्चे को, हम उनको कहते हैं कि महीने में 1-2 दफ़ा उधर जाके वो अपने लैब्स का अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमने उनके लिए प्लान की होती हैं. सो बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड सिस्टम. जो हमारे जो लेसन्स हैं वो ऑनलाइन होते हैं थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस. जहाँ तक प्राइस का ताल्लुक है, इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट इट्स लाइक 75% चीपर देन रेगुलर ए लेवल. सो हमारे जो नॉन साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो हम 12,000 रुपए में करा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल की जो नॉन ए लेवल फी है उससे भी अक्सर मतलब कि आधा है. और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं 14,000 में करा रहे हैं, उसके कुछ लैब्स के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं. जी जी बिल्कुल, ये तो बात बड़ी अच्छी लगी. तो लिहाजा हम अगले सवाल पे चले जाते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स जो है वो कितने अरसे में तैयारी मुकम्मल कर लेंगे, ये बता दें टाइम फ्रेम, और कितने सब्जेक्ट्स होंगे जिसकी तैयारी हो सकती है.
देखिए सब्जेक्ट्स तो बच्चा जितने मर्जी देना चाहे दे सकता है. हम जितने भी सारे मेजर सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज के और साइंसेस के ऑफर कर रहे हैं. नॉर्मल जो कोर्स लोड है वो 3 सब्जेक्ट्स का ही होता है और जो उससे ज्यादा भी बच्चे देना चाहें तो वो दे सकते हैं. वो हम ऑफर कर रहे हैं एट नो एडिशनल चार्ज. So like regular A levels, the student has an option. अब हमने सब्जेक्ट्स के टेक टाइम भी वही है, 2 साल लगेंगे जो नॉर्मल ए लेवल्स में लगते हैं. इट्स अ 2-year प्रोग्राम. तो ये सिर्फ पाकिस्तान में बच्चे ले सकते हैं या फिर एनीवेयर इन द वर्ल्ड? क्योंकि पाकिस्तानी तो हर जगह ही होते हैं. एक्चुअली एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हम तो बल्कि इसका भी इंटरनेशनल लॉन्च भी देख रहे हैं. आई मीन इवन जो मौजूदा प्रोफेशन है, हमारे पास बच्चे एक्चुअली पूरी दुनिया से आ रहे हैं. हमारे पास यूएई से बच्चे हैं, कुछ और भी ममालिक से बच्चे क्लासेस दे रहे हैं हमारे साथ. हम लेकिन एक्चुअली अभी देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर इसका एक ऑफिशियल लॉन्च भी. तो अगर किसी को सर्च करना है इस बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन तो होम ब्रिज लिखकर सर्च करें. आप अपनी वेबसाइट बता सकते हैं. होम ब्रिज बीकन हाउस होम ब्रिज लिख के सर्च करें, वेबसाइट आ जाएगी, उधर सब कुछ है. स्कॉलरशिप्स भी हम देते हैं बाकायदा. मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर वैसे भी फी कम है लेकिन हमारी बहुत एक अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप पॉलिसी भी है. और हमने अफूद फाउंडेशन के साथ एक स्पेशल 100% स्कॉलरशिप भी हम ऑफर कर रहे हैं 200 बच्चों के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. उसका भी हमने पेज पे जिक्र किया हुआ है. वो भी एलिजिबल पानी. तो अभी तक उसके अंदर कुछ हमारे पास थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स रहती हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉपुलर. वी आर गिविंग 200 completely free scholarships with 0 fee to deserving students जिनका हाउसहोल्ड इनकम 2 लाख रुपए से नीचे हो, जिसके अंदर एक्चुअली काफी ज्यादा लोग शामिल हो. नासिर कसूरी साहब, हमें बहुत अच्छी बात लगी बिकॉज हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को बिकॉज दे आर सो ब्रिलियंट कि कोई ना कोई ऑप्शंस मिलती रहनी चाहिए और कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि वो बेहतरीन तालीम जो है वो हासिल ना कर सके. और ये होम ब्रिज के बारे में खासी इंफॉर्मेशन मिल गई है मॉर्निंग. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि 75% रेगुलर स्कूल भेजने के जो एक्सपेंसेस होते हैं उससे सस्ता है. थैंक यू नासिर साहब फॉर बीइंग विद अस. अच्छा, तो आप ये गूगल कर सकते हैं एंड फाइंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड. मतलब कोई अब जिसको कहते हैं ना वजह नहीं रही कि आप बेहतरीन एजुकेशन ना हासिल करें. होम ब्रिज बीकन हाउस के नाम से. दैट्स ऑल फॉर नाउ. We're going to see you tomorrow. Bye. Have a great day.